हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार। क्या पढ़ रहे हैं? मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे तो इनको जरूर देखें। ठीक, आज हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? कल क्या पढ़ा था बताओ? कल क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? निकट दोष, दूर दोष, अभिन्युक्ता, हाँ न्यूमेरिकल पढ़े थे, अभिन्युक्ता पढ़ा था, वर्णानुक्ता पढ़े थे, है ना। और 4 न्यूमेरिकल बोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है तो भैया ध्यान दीजिए, इस तरीके का होता है प्रिज्म, है ना। प्रिज्म दो समांगी पारदर्शी, यहाँ पे लिखेंगे दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी पारदर्शी, समांगी मतलब सेम हो, जैसे कांच का है तो कांच का ही पूरा हो, और पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे, ठीक, मतलब आर पार प्रकाश की किरणें चली जाए। तो दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो बताओ प्रिज्म की परिभाषा है, लिख लोगे? क्या लिखोगे? दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब ये अपवर्तक पृष्ठ है, कौन है? ये है अपवर्तक पृष्ठ। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ये भी क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। और ये झुकी है कितने कोण पर? मान लिया इसका कोण ए है, तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। बताओ परिभाषा याद हुई कि नहीं याद हुई? क्या है? दो अपवर्तक, एक ये अपवर्तक हो गई, एक ये, दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, लिख लो इसको। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे, ठीक। इसके आगे हम लोग देखेंगे भैया, यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे। देखो डायग्राम, ध्यान दीजिए। ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। दो अपवर्तक पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यही पढ़ा। ये प्रिज्म हो गया। ये है आपतित किरण। कोई प्रकाश किरण इस पे गिरती है तो इसके अंदर क्या होगा? सीधे नहीं जाएगी। बताओ बाहर कैसा माध्यम था? विरल। बाहर माध्यम कैसा था? और अंदर कैसा है? सघन। तो ये सीधे नहीं जाएगी। ये क्या होगा? ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो सीधे जाना था इसको, ऐसे सीधे नहीं गई, अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। थोड़ा सा झुक गई तो ये इस तरीके से निकल गई, तो ये हो गई अपवर्तित किरण। फिर सघन से कहाँ गई? विरल। तो विरल में फिर क्या गई? तो फिर से क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब तो ये है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हो जाएगी। अभिलंब से दूर हो गई। अब भैया ध्यान देंगे, यहाँ पर PQ नाम हमने दिया है आपतित किरण का। PQ नाम किसका दिया है? आपतित किरण का। और ये I क्या है? आपतन कोण। ये विलंब है, बताओ विलंब दिखाई दिया। आपतित किरण तथा विलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। I माने आपतन कोण। आगे देखो, ये है अपनी अपवर्तित किरण, यानी QR क्या है? अपवर्तित किरण। और बाहर जो निकल गई इसको हम लोग RS को बोलते हैं निर्गत किरण। ये हो गई देखो आपतित किरण, और ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, और RS हो गई आपकी निर्गत किरण। बताओ समझ में आया? और ये वाला जो है ये क्या है? प्रिज्म कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण बोलते हैं, ठीक। और देखो ई जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये देखो ये अभिलंब हो गया, और ये निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसको हम लोग ई से व्यक्त करते हैं। और डेल्टा जिसको बोलते हैं, ये डेल है, जो छोटा डेल बना है, इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। क्यों? क्योंकि देखो किरण को अगर देखो स्टार्टिंग से देखा जाए तो किरण को यूँ जाना था, लेकिन ये गई है इस तरीके से, तो अगर पीछे बढ़ाया जाए तो पता चलेगा कि बस इतना कोण विचलित हुई। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ये किरण जा रही है, ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ऐसे चली, तो विचलित कितना हुई है? इतना कोण ही तो विचलित हुई है देखा जाए तो डेल्टा ये क्या हो गया? डेल। ये विचलन कोण। अब हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट हेडिंग। जैसे पहली हेडिंग है विचलन कोण, दूसरी है न्यूनतम विचलन कोण, मतलब विचलन कोण और बहुत कम विचलन कोण। अब देखो विचलन कोण हम किसको कहते हैं? ये कौन सी किरण थी बताओ? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण? निर्गत किरण। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण,
आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब भैया विचलित कितनी हुई है डेल्टा। तो ये हो गई आपतित किरण, यहाँ से वहां दिखाई पड़ रहा, बताओ ये पूरी वहां तक तो है आपतित किरण। आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे न्यूनतम, हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? केवल डेल से, केवल डेल से। अब न्यूनतम विचलन कोण माने ये क्या है? मिनिमम डेरिवेशन एंगल, मिनिमम डेरिवेशन एंगल। तो न्यूनतम विचलन कोण या इसी को कहा जाएगा अल्पतम विचलन कोण, मैंने कम से कम कितना। तो भैया देखो क्या है इसमें समस्या, यदि आपतन कोण को बढ़ाते जाओगे, यदि इस आपतन कोण के मान को क्या करते जाओगे? बढ़ाते जाओगे, तो विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। विचलन कोण का मान क्या होता जाएगा? याद रखना, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। लेकिन एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब विचलन कोण क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। देखो भैया ध्यान देना, यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब विचलन कोण सबसे कम हो जाएगा, ठीक। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या लिखा गया? यदि आपतन हो जाएगा बढ़ाते जाए तो विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण सबसे कम हो जाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं न्यूनतम कोण को न्यूनतम विचलन कोण, और इसको हम लोग डेल से व्यक्त करते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में आओगे गुरुजी और बढ़ाएंगे तो, और बढ़ाओगे तो डेल्टा भी मतलब विचलन कोण भी फिर बढ़ने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा। तो एक ऐसी स्थिति है जब वो होगा, और फिर जो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। इसी अब हम जो लोग स्नेल का नियम तो पढ़े थे, क्या देखना, क्या नियम? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। आई क्या है? आपतन कोण, और आपतन कोण का मान होता है a प्लस डेल m बटे 2, और परावर्तन कोण, ठीक, उसका क्या होता है? a बटे 2। ये वाले कोण है, तो यहाँ पर साइन आई की जगह पर इसको रखा गया है, और साइन आर की जगह पर a बटे 2 को रखा गया है। समझ में आया? अब गुरु जी कहोगे कि ये कैसे आ गया? आई बराबर a प्लस डेल m बटे 2, आर बराबर a बटे 2। इसमें करना पड़ेगा प्रूव, और वो प्रूव है इंटर, समझ गए? तो उसको ध्यान में नहीं रखो, तुम्हारे प्रूव आएगा भी नहीं। तो याद कर लो, आई बराबर a प्लस डेल m बटे 2, आर बराबर a बटे, ये इस तरह से मान रख लो। और ये तुम्हारा क्या है? n क्या है? n है अपवर्तनांक। n क्या है? अपवर्तनांक। जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2 या 1.5 है कि नहीं? और जैसे जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 या 1.33। ये किसका है? जल का। ये किसका है? कांच का। समझ गए? ठीक, लिख लो इसको, नोट करो। आगे देखेंगे हम लोग, देखो ये वाला फार्मूला अपवर्तनांक के लिए याद रखेंगे। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, नीचे a बटे 2, साइन a बटे 2। अगर केस एक कंडीशन याद रखेंगे कि यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म क्या हो? पतला। प्रिज्म बहुत पतला हो, बहुत पतला हो या पतला हो, ठीक। तो उसकी स्थिति में क्या होगा कि भैया साइन जो a प्लस डेल m बटे 2 है, ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके? a प्लस डेल m बटे 2, यानी साइन नहीं लिया जाएगा, फिर साइन नहीं लिया जाएगा। तो नीचे भी क्या है? साइन a बटे 2 जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिया जाएगा? a बटे 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बराबर साइन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस डेल m बटे 2, और नीचे भी a बटे 2। ध्यान देंगे भाई, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो आगे मैं समझा देता हूँ, a प्लस डेल m बटे 2, और गुणे में लाएंगे तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, a नीचे, तो 2 से 2 कटेगा। n बराबर क्या आएगा? a प्लस डेल m बटे a, मैंने इसके नीचे अलग a कर देंगे, इसके नीचे अलग a से कट जाएगा तो कितना आएगा? a। तो n और एक इधर भेज दो तो n माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला एक इधर आएगा माइनस, हाँ, डेल m बटे a पहुंच जाएगा गुणे में, तो डेल m यहाँ पे चिपड़ा कर देंगे, डेल m में कम, डेल m बराबर n माइनस 1 इंटू a। समझ गए? यहाँ पर a क्या है? प्रिज्म कोण, n क्या है? अपवर्तनांक, और डेल m क्या है? न्यूनतम विचलन कोण। तो जब केवल प्रिज्म के लिए बोला जाएगा तो अपवर्तनांक के लिए ये फार्मूला लगाओगे। कहा जाएगा पतले प्रिज्म के लिए क्या कहा जाएगा? पतले। बहुत पतला नहीं बोलेगा तो फिर पतले प्रिज्म बोलेगा, पतले प्रिज्म के लिए। फिर प्रिज्म क्या हो?
बहुत पतला हो या पतला हो, चलो पतला लिख देता हूँ, पतला हो। तो जब आएगा सवाल या न्यूमेरिकल की पतले प्रिज्म के लिए, तो विचलन कोण के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला डेल एम बराबर। तो ये सब अगर नहीं लिखना चाहते तो सीधे लिख लो डेल एम बराबर, क्योंकि प्रूविंग थोड़े आएगी, डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए, डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। इसको याद, इसको लिख लो, फिर हम लोग जो है सवाल को लगाएंगे। इसको लिखते रहो, अपना सवाल लिखेंगे साइड में। अब भैया क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश, एक प्रिज्म का कोण, एक प्रिज्म का कोण, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण, तथा अल्पतम विचलन कोण, एकदम विचलन चलेगा, तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कितना है, 38 अंश है। अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। अल्पतम माने न्यूनतम, माने कम से कम। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल को हम लोग लगाएंगे। देखो यहाँ कहीं पर भी पतले प्रिज्म की बात नहीं आई, ध्यान देना। एक प्रिज्म का कोण यानी प्रिज्म कोण यहाँ पे कितना दिया है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से। ये दिया है 60 अंश, समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा, अल्पतम विचलन कोण यानी न्यूनतम विचलन कोण कितना दिया है, 38 अंश दिया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 नीचे साइन ए अपान 2। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए का मान और इसका इसको जोड़ना है ना, यही तो है। ये जोड़ लो, 8 और 6 3 9, 98/2 और नीचे केवल a बटे 2 यानी 60/2। तो कितना आएगा, साइन ऊपर आ जाएगा 49, क्यों, तो चक्कू 8 2 18, और नीचे आ जाएगा 30, नीचे कितना आ जाएगा 30। n का मान कितना आएगा, साइन 49 है ना भैया, साइन 49 का मान दिया गया है, यहाँ सवाल में दिया है साइन 49 अंश बराबर 0.75, कितना दिया गया है 0.75। ठीक, यहाँ 49 की जगह लिख लेंगे 0.75 और यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2। ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 75 0.75 गुणे 2, और 75 गुना 150 से होता है ना, माने 150 और 2 अंकों के बाद दशमलव। तो देखो दशमलव बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो n बराबर 1 पॉइंट कितना आ गया 5। अपवर्तनांक आ गया, और ये अपवर्तनांक किसका है, कांच का, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5, जल का होता है 1.33 है ना, 4/3 या 1.33, कांच का 3/2 यार, 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 ही आएगा। ये समझ में आया, बताओ। ये न्यूमेरिकल लगा लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके के 2-4 न्यूमेरिकल लगवाएंगे भी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे भैया, वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने कलर, कलर विक्षेपण माने अलग अलग होना। ठीक, माने जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो उसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, वो अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत क्या कहीं से लाओगे, यही जो सूर्य से निकलती है श्वेत प्रकाश किरण ही होती है। ठीक, और जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है मतलब बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक। और ये कितने कलर में बन जाती है? 7। विबग्योर के नाम से जानते हैं। VIVG विबग्योर। ठीक। ये जो है 7, ये स्वयं प्रकाश किरण है और ये 7 रंगों में हो गई। और ये कौन कौन से रंग हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं विबग्योर। इसको हम लोग जानते हैं वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इंडिगो, और ये हो गया ब्लू, और ये हो गया ग्रीन, और ये हो गया येलो, और ये हो गया ऑरेंज, रेड, और ये हो गया भैया। इसको जानते हैं, इसको कहते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, गुलाबी लाल, मतलब ऑरेंज में नारंगी लाल, नारंगी ठीक भैया। बैजानी हपी नाला, हिंदी मीडियम वाले बैजानी हपी नाला, इंग्लिश वाले विबग्योर। ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? जो सबसे पहले निकलती है, जो सबसे आगे निकलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है किसकी? लाल रंग की। लाल रंग की सबसे ज्यादा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। मतलब जल्दी निकलती है कौन? लाल। कोहरे को कौन भेजती है? लाल रंग। तभी तो खतरे के सिग्नल किस कलर के बनाए जाते हैं? लाल रंग के। ठीक। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग। और सबसे कम विचलन भी किसका होता है? लाल रंग का। यानी ये विचलित नहीं होता है, मैंने फैलता नहीं, मार की फैल जाए, अपना स्थायी रहता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ ये किरण इस तरह जा रही थी, तो सबसे कम कौन विचलित हुई? लाल रंग, फिर उससे ज्यादा ऑरेंज, फिर येलो, फिर समझ गए ना? ये सबसे ज्यादा कौन विचलित हुई? तो एक क्वेश्चन ये याद रखना, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग। तो अधिक तरंग दैर्ध्य जल्दी कौन निकला? पहले लाल ही किरण तो निकली, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल। तरंग दैर्ध्य का मतलब तो लंबी दूरी तय करना। लाल रंग लंबी दूरी तय करता है, दूर से पता चल जाएगा कि वहां पे लाल लाइट जल रही है, समझ गए? अब विचलित भी ज्यादा नहीं होती, तभी तो दिखाई देती है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग, सबसे कम विचलन लाल रंग का। दूसरा, तीसरा प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी? बैंगनी रंग। सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे बाद में बेचारी कौन निकली? बैंगनी रंग। ठीक। और सबसे यहाँ पर देखेंगे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैंगनी रंग का ही। बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक क्या हुआ? विचलन। सबसे ज्यादा तो विचलित यही हुई है। ठीक। तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की, सबसे कम विचलन लाल रंग का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की, सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग की। लेकिन फिर भी आकाश नीला दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो एक तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये घटना होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अभी हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। फिर भी तुम सोचोगे कि गुरुजी लाल रंग सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला पहले निकलता है, लेकिन है ना, फिर भी जो है लाल दिखना चाहिए, फिर नीला क्यों दिख रहा? तो नीले रंग की मात्रा ज्यादा है। नीले रंग की क्या है? नीले रंग की मात्रा क्या होती है? मात्रा ज्यादा होती है। ठीक। मात्रा क्या होती है? ज्यादा। अब जो चीज ज्यादा होगी वो बिखरेगी, फैलती तो सभी किरणें हैं, लाल भी सब। यदि नीला रंग ज्यादा है इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? चलो भैया इसको नोट कर लो, क्या नोट कर लो धीरे धीरे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारे टिमटिमाते हैं। प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? ठीक भैया, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? तो इसका आंसर लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जैसे ये हमारी हो गई पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। ये है हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक।
अब क्या होगा, ये है ऊपर वायुमंडल, क्षोभ मंडल है ना, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब ऊपर मंडल है। और यहाँ पे कहीं पे क्या है, स्टार है। यहाँ से जब सूरज मतलब प्रकाश चला तो ये कहीं सघन आएगा, कहीं विरल आएगा, तो कहीं फिर सघन विरल सघन विरल, इस तरीके से। तो कभी इस सामने दिखाई देगा तो कभी इस सामने, मतलब तो ये हर वक्त कैसा दिखाई देगा, टिमटिमाता, जबकि वास्तव में टिमटिमाते नहीं, ये मतलब बिल्कुल लाइट एक फिक्स देते हैं, समझ रहे हो, मतलब ये लगातार जलते हैं, जैसे सूर्य जलता है, जैसे चंद्रमा जलते हैं, तो टिमटिमाते नहीं दिखाई देते हैं। ये भी ऐसे लगातार प्रकाश, मतलब तारे क्या होते हैं, तारों में अपना स्वयं का होता है प्रकाश, समझ गया कि नहीं तुमसे, तारों में अपना क्या होता है, स्वयं का प्रकाश। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, लेकिन तारे में स्वयं का प्रकाश, सूर्य भी क्या है, तारा है, तो इसमें होता तो प्रकाश है, टिमटिमाता नहीं है, लेकिन यहाँ भ्रम की वजह से क्या है, हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, जबकि वास्तव में टिमटिमाता नहीं है। जैसे बल्ब है, तो बल्ब 50 बार जलता है उसका, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, जबकि जलता उसका है, हमको लोगों को लगता है कि जल रहा है, समझ गए। तो तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों, क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं और ग्रह बहुत दूर नहीं है, और तारों का आकार भी छोटा है, उनका बड़ा है। यहाँ लिखेंगे तारे, तारे पृथ्वी से काफी दूर स्थित हैं, काफी दूर स्थित हैं, अतः तारों से आने वाला प्रकाश, अतः तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, वायुमंडल की विभिन्न परतों जैसे क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक, की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है। तारे पृथ्वी से काफी दूर स्थित हैं, अतः तारों से आने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, जिससे इसके प्रकाश की तीव्रता लगातार, जिससे इसके प्रकाश की तीव्रता लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। फलस्वरूप तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं, जबकि ये भी लिखा देते हैं, जबकि वास्तव में, मतलब रियल में, वास्तव में टिमटिमाते नहीं, टिमटिमाते, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, टिमटिमाते नहीं है। सॉन्ग भी पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, और जबकि ग्रह पृथ्वी के पास में होते हैं, अतः जबकि ग्रह क्या होते हैं, जबकि भैया ग्रह होते हैं पृथ्वी के पास, निकट होने के कारण विस्तृत प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं, ठीक, और हमें टिमटिमाते भी नहीं कर सकते। अतः इनसे आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, प्रकाश पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे ग्रह नहीं टिमटिमाते, ठीक। और इनका आकार भी थोड़ा पास में, और ये जलते हुए दिखाई देते, विस्तृत स्रोत की भांति कार्य करते हैं, इसलिए हमको जो है ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। तारे पृथ्वी से काफी, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं किस घटना के कारण, तो भैया इसका एक ही जवाब होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते, एक उसका जवाब।
आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश माने लाइट और प्रकीर्णन माने फैल जाना, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल जाना। जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में, अपने रास्ते में, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो अपने रास्ते में आने वाले सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण मतलब से धूल के कण, जैसे काहे के कण, जैसे हो गए धूल के कण, है ना, और किसके हो गए? गैस के कण, गैस के धूल हो गए। धूल के कण बहुत छोटे होते हैं, गैस के कण भी बहुत क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और इनमें से जब प्रकाश गुजरता है टकरा करके विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, मतलब चमकने लगेंगे, चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना से कौन कौन सी चीजें होंगी? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देना। सुबह उठोगे मॉर्निंग में तो सूर्य तुमको लाल दिखाई देता है, किस घटना के कारण? प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के। शाम के समय जब अस्त हो रहा होता है, छिप रहा होता है, तभी सूर्य लाल दिखाई देता है, किस घटना के कारण? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग किसके घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव, प्रकाश की, गहरा समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देगा, वो भी किसके कारण? प्रकाश के। हाँ, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश किसी मतलब धूल कणों से होकर गुजरता है, जैसे कि अंधेरे कमरे में देखोगे, जो खिड़की से प्रकाश आता है उसमें धूल के कण चलते हैं, तो उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम के आकार का दिखाई देता है, सम के आकार की चीजें बन जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ठीक, टिंडल प्रभाव उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, तो इसी में जो है बहुत बड़ा योगदान है, एक है लॉर्ड रेले। कौन है वैज्ञानिक? मान लो इनको लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले ने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, जो तेज आ रहा है प्रकाश, जो मतलब फैल रहा है, जैसे प्रकाश आया और कण पे पड़ा धूल के, वो फैल गया, तो जो प्रकाश फैलेगा उसकी तीव्रता मतलब उसकी तेजी, उसकी ताकत, फैलने की ताकत तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रांतिपाती होती है। तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रांतिपाती होती है। तरंग दैर्ध्य माने लैम्डा, इसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रांतिपाती यानी उल्टा। ये क्या है? तीव्रता। ये क्या है? तीव्रता। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। प्रकीर्णित माने जो बिखर रहा है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? कि दूरी। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है दूरी, लंबाई। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? व्युत्क्रांतिपाती मतलब क्या है? कि तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी होगी, तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी माने जिसकी लंबाई कम होगी, जो तरंग दैर्ध्य छोटी होगी, और उसका प्रकाश सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा? बिखरेगा। यही तो है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णित किसका प्रकाश होगा? जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। जैसे नीले रंग, जैसे कौन? नीला रंग। तभी तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला रंग का आकाश दिखाई देता है। ठीक भैया, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक जो है समाप्त होता है। मिलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट पार्ट विद्युत, है ना, चैप्टर नंबर 11 विद्युत वाले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। जैसे कि अब इस नई किताब में शायद ये चैप्टर नंबर 10 है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला 9 हो गया है। ठीक, क्योंकि उसमें एक पार्ट हट गया है बायोलॉजी का, इसलिए। लेकिन फिलहाल हम लोग अब लगातार आगे की रणनीति करेंगे तैयार। चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 11 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखें, सारे चैप्टर क्लियर कर लें अपना, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे बता दिए हैं। लास्ट तक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप लाइव क्लास में करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।